बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यही हम देखना चाह रहे थे। जी सर, मैं आरसीएम से पहले मैं सीआरपीएफ में था, और लगभग मैं 21 साल नौकरी करके मैं इसी सीआरपीएफ से मैं रिटायरमेंट लिया हूँ। और सीआरपीएफ से आने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। सीआरपीएफ से आने से पहले मैं पिताजी के साथ खेतीबाड़ी करते थे और कृषक परिवार से था। और फिर मैं वहां से सपने देखा कि मुझे फोर्स में जाना है, और सन 2001 में मैंने फोर्स में ज्वाइन किया। क्योंकि होता है ना, इंसान मेरे ख्याल से जो चीज को दिल से सोचता है वो हो ही जाता है। और हम लोग गांव के थे और खेतीबाड़ी करते थे, खूब मेहनत भी करते थे। तो हम लोग जो फोर्स में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो पहले हम लोग इतना मेहनत कर चुका था कि इंटरव्यू भी हमको कोई ज्यादा हार्ड नहीं लगा। दौड़ने के लिए बोला, हमने दौड़ा, भागने के लिए बोला, भागा। क्योंकि हम लोग गांव में शुरू से मेहनत करते थे, और कहते हैं कि अगर समय से पहले आप कोई भी काम को मेहनत से करें तो आगे का काम आपके लिए आसान हो जाता है। शुरुआती में हम अगर आरसीएम में आते हैं, हमको जो जो हमारा अपलाइन मेरे ख्याल से बात बताता है, अगर उसको हमने हल्का में ना लेके सीरियस करें तो आगे जाके हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो मैं 2021 में मैं रिटायरमेंट लिया, क्योंकि मैं नौकरी भी मुझे मिल गया था। इसके बाद नौकरी में जाने के बाद भी हमने जो एक उच्च है ना, जैसे कोई एक बड़े सपने के साथ कोई काम को शुरुआत करते हैं। और जब हम नौकरी में गया, 2 4 5 10 साल तक निकाल चुका है नौकरी, ख्वाब बड़े बड़े देखे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था जो हमने देख के गया था। लेकिन हाँ, अगर देश सेवा की बात करें तो हम इस सोच के साथ इस नौकरी को कर रहा था, क्योंकि जीवन में जो बदलाव था वो तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग ये सोच रहा था कि देशभक्ति के हिसाब से हम नौकरी को किया जा सकता। और इस जुनून के साथ हम लोग नौकरी को कर रहा था। अगर वहां हमारा सैलरी भी बंद कर देते तो भी हम उस नौकरी को करते, क्योंकि वहां पर हमारा एक अलग से लगा हो गया था। आमतौर पर आजकल लोग नौकरी करते हैं पैसे के लिए, लेकिन हम लोग एक्चुअली उस टाइम नौकरी पैसे के लिए नहीं किए थे, पैसे के साथ साथ एक देश सेवा भक्ति के साथ किए थे। लेकिन जैसे आगे बढ़ा तो हमको टेक्नोलॉजी के जमाना में हमको ऐसा लगा कि आज की डेट में नौकरी में हमारा कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कोई दूसरे कंट्री से लड़ाई हो तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मिशन की जरूरत पड़ने लगा। तो मैंने ऐसा दो चीज महसूस किया कि मेरा जरूरत कहाँ है और मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें लोगों का भी भला हो और मेरे भी जीवन में कुछ भला हो सकता है। फिर मैं इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने लगा। और ये नौकरी का कुछ फोटोग्राफी में हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में लगभग मेरे ख्याल से 27 स्टेट में मैंने ड्यूटी कर चुका था। और ड्यूटी करने के बाद दौरान मेरे को सन 2010 में एक व्यक्ति ने मेरे से 15,000 रुपया उधार लिया दिल्ली में। और जब लौटाने की टाइम आया तो उसने मेरे को 1,500 रुपया कम करके लौटा दिया और आरसीएम का एक किट थमा दिया, जो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और उनका नाम था हिमांशु देवना, जो सीआरपीएफ में ही था। हालांकि उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करा के वो काम छोड़ दी, क्योंकि उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जो भी कारण में उन्होंने छोड़ा। लेकिन मुझे इस आरसीएम का किट थमा दिया। जैसे उन्होंने मेरे को आरसीएम का किट थमाए और मैं जब घर में जाके इसके बारे में मैं अपने फैमिली को बताया, तो आपको आमतौर पता है कि जब हम लोग आरसीएम के बारे में लोगों को बताते हैं तो क्या हालत होता है। तो मेरा भी वही हुआ, मेरा फैमिली नाराज हो गया कि आपसे 1,500 रुपया कोई ले गया। और इस तरह से एक घर पे, और जो दोस्त था मेरे घर पे आता था उनको घर पे आने के लिए मना कर दिया था मेरा वाइफ ने कि आप उनको मत लाइए, क्योंकि ये सब चीजों पे आपको नुकसान कर देगा। लेकिन इस दौरान मैंने आरसीएम की एक पिकअप सेंटर अपनी कैंप की सामने ही देखा। ये दिल्ली कालका जी की बात है। जब वहां पर पिकअप सेंटर देखा तो मैंने ऐसे ही घूमने के लिए चला गया था, क्योंकि आरसीएम का कार्ड मुझे मिला था, तो मैं चला चलो देख के आते। तो वहां पर जब गया तो दिल्ली में एक शानदार लीडर है, उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम डॉक्टर अर्जुन यादव। उन्होंने मेरे को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया था। डिटेल में नहीं बताऊंगा, टाइम है कम है। तो मैंने मीटिंग में वहां पर गया और इस बिजनेस के बारे में मैंने जानने की कोशिश किया। वो मीटिंग था मिस्टर सचिन अग्रवाल का, और मैंने इस मीटिंग में एंट्री की दौरान मैंने देखा वहां पर काफी भीड़ था, और टिकट भी ले रहा था गेट से। मैंने मीटिंग एंट्री किया, मीटिंग देखा, तो मुझे अच्छा लगा। जो भी कुछ चीज बात मुझे समझ में आया, तो मैंने डिसाइड किया चलो इस बिजनेस को आ, पैसे के लिए ना किया जाए, लेकिन हेल्थ के मामला में काफी सारे बातें बता रहा था, अपने सामाजिक कई सारे ऐसे बात किया था जो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने इसको करने के एक डिसीजन लिया।
इसके तुरंत बाद मेरे को और एक मीटिंग में जाने को मौका मिला। मेरे ख्याल से सर को याद भी नहीं होगा, वो दिल्ली रोहिणी में था, डीसी सर का प्रोग्राम था। तो मैं सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। आज सर ने ही मेरे को बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा दिन भी आएंगे। तो रोहिणी में था वो प्रोग्राम में, वहां पर सर ने एक संकेत दिए कि कितने लोग ऐसा है जो नौकरी करते हाथ उठाई। तो मैं एक पिलर के पीछे बैठा था। अगर वो फोटोग्राफ आज होता तो कितना बढ़िया होता। तो जैसे ही बोला कितना लोग नौकरी करते हैं, मैंने एकदम तुरंत हाथ उठा दिया, क्योंकि आमतौर पर नौकरी वाला आदमी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा काम करते हैं। जब तुरंत हाथ उठाए तो पहले तो सर ने एक बार ताली बजवाई हमारे लिए, इसके बाद बोला ध्यान से देखो इस चेहरे पे, ये लोग नौकरी पे आए, मुझे पता नहीं किस नौकरी पे है, कैसे क्या करते हैं, लेकिन एक बात की पक्का मैं गारंटी देता हूँ, ये नौकरी कर रहा है, भूखे कभी मरेगा नहीं और ये कभी अमीर बनेगा नहीं। तो जब ऐसा बोला मैंने फिर तुरंत बैठ गया। हम बोला, मन में लगा तारीफ करने के लिए खड़ा किया था, इंसल्ट करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन आगे जो कुछ शब्द उन्होंने बोला, इससे हम लोग को वहां पर एकदम ताबड़तोड़ कर दिया। उन्होंने, सर ने बोला कि जो लोग अपने प्रॉब्लम की वजह से कोई काम करते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, और जो लोग दूसरे की प्रॉब्लम पे काम करते हैं वो सफल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं नौकरी में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गया था, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था वहां पे। तो ऐसा बहुत सारे बातें बोले, वो बात मेरे को एक एक एकदम तीर की तरह, जैसा होता है ना बंदूक की गोली और नेटवर्कर की गोली। तो सर ने जो जिस तरह से बॉर्डर में गोली चलता है, ऐसे हम लोग को वहां पर एक की बात हम लोग को वहां पर बातें बोले। वो बात दिल में और जहन में ऐसे पड़ा कि हमने आज तक आरसीएम की मीटिंग मिस नहीं किया। तो इस तरह से मन में एक आग लगा बिजनेस को करने में था। ऐसे बहुत सारे चीजों हमने इस बिजनेस को करने के लिए डिसीजन लेके हम आगे बढ़े। थोड़ा बहुत समस्या आए, अगर नौकरी की बात करें, अपने जीवन की बात करें, उस समस्या के सामने आरसीएम में लोग बोलते हैं कि बाहर जाने में डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है। ये सब उन लोगों के लिए होता है जो नए लोग आते हैं और वो कभी घर से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फोर्स में था, घर से बाहर पहले निकल चुका था, बॉर्डर में रह के ड्यूटी करता था, बर्फ में, पानी में, तूफान में हम लोग पहले घूम चुका था। तो वहां पर छोटे से अमाउंट के साथ जब हम इतनी सारे काम करना पड़ता था, लेकिन आरसीएम में आने की बात देखा कोई काम ही नहीं है। इतना हल्का काम है कि प्रोडक्ट खाना, उसके बारे में लोगों को बताना, तारीफ करना। मैंने देखा कि जिंदगी में अगर आसान काम हो तो आरसीएम जैसा बिजनेस, और इस काम को करने के लिए तो कोई मेहनत ही नहीं। अब बात रही है कि जीवन बदलने के लिए इस बिजनेस में टाइम क्या लगेगा, कितने दिन लगेगा। तो मेरे ख्याल से जहां हमने 3,000 रुपया की सफर से नौकरी स्टार्ट किया था, जब रिटायरमेंट तक 70,000 तक मैंने क्रॉस किया, और लास्ट टाइम 79,000 तक भी मेरे को सैलरी मिला, वही आरसीए मैंने जीरो से स्टार्ट किए थे। और जीरो से स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस में फिर मैंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी देखे, और मैं जो हाईएस्ट इनकम है वही आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने एक की बाद एक मीटिंग लगातार अटेंड करने लगा। मेरे को इस बिजनेस में दो ही बात बोला, करना कुछ नहीं, सिर्फ मीटिंग अटेंड करो और लोगों से मिलते जाओ, आप छोटे छोटे मीटिंग देते जाओ। मैंने भी वही किया, जो भी मेरे पास ड्यूटी की बस खाली टाइम मिला, क्योंकि घर में गया तो हमने देखा टाइम नहीं मिलता है, तो टीवी को रोक दिया, हम टीवी को रिचार्ज करना बंद कर दिए, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में जाना छोड़ दिया। ये सब जुनून के साथ हमने काम स्टार्ट किए, और जैसे ही काम स्टार्ट किए, आपको पता है कि उसी टाइम आरसीएम बंद हुआ। 2011 में मैंने थोड़ा सा स्पीड में काम कर किया तो आरसीएम बंद हो गया, और जो नेगेटिविटी मेरे अंदर था वो लौट के वापस आया, और 4 गुना मतलब नेगेटिविटी मन में पैदा हुआ। मन में ऐसा लगा कि ये लोग चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो हमारा मन में भी ऐसा लगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरा फिर से ड्यूटी लगा संसद भवन में, जहां पर आरसीएम की धरना स्टार्ट हुआ था। आवाज आ रहा है मेरा बराबर? बिल्कुल सही आ रहा है, शानदार, बहुत मेरा शानदार। मेरा संसद भवन में ड्यूटी लगा था, और वहीं पे मुझे धारा 144 पे ड्यूटी लगाया था, आरसीएम आंदोलनकारी को भगाने के लिए। और मेरा मन में पहले गुस्सा था आरसीएम को लेके, और मैं जैसे वो आरसीएम के आंदोलनकारी को देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि बदला लेने की मौका आया। तो हम लोग सारे तैयारी के साथ वहां ड्यूटी करने के लिए गया। तो लेकिन वहां पर जाने की बात
पूरा दिशा ही बदल गया, क्योंकि वहां पर जो लोग आंदोलन में आए, उनकी बातें सुनने के बाद, उनकी दीवानगी देखने के बाद, उनकी आरसीएम के प्रति समर्पण देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जिंदगी में इतना अच्छा इंसान यहाँ कैसे आ गया। क्योंकि हम लोग बचपन में सुने थे ना कि जीवन में सफल होने के लिए कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना जरूरी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस दुनिया का सारे अच्छे इंसान आरसीएम में इकट्ठा हो गया है। तो मेरा ड्यूटी के बाद जो भी खाली समय मिलता था, मैं आरसीएम के आंदोलनकारी के साथ में डेस्क वर्दी उतार कर, है ना, उनके साथ बैठ के उनको समझने लगा। और मेरे ख्याल से जब तक आंदोलन चलते रहा, उस आंदोलन में ड्यूटी और आरसीएम को समझने में जो भी मेरा पास मौका था, मैंने उसकी भरपूर फायदा उठाया। और मेरे को जिंदगी में उस टाइम और एक निर्णय लिया कि मेरा गलतफहमी भी दूर हो गया। अब आरसीएम भी बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, क्योंकि मेरा इसके बाद संसद भवन में भी अंदर भी ड्यूटी लगता था, लोकसभा में, राज्यसभा में, और सिविल सेशन में ड्यूटी रहता था। वहां पर जब संसद भवन में पहले आरसीएम का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं वह सिविल सेशन में बैठा था। और मैं उस दिन ऐसा सोचा कि अब ये बिजनेस रुकने वाला भी नहीं है, मैं कभी आरसीएम वाला के पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां से निर्णय लिया, और वहां से मेरे को एक आदमी मिला, मैं मेरा ग्रेट अपलाइन का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर पीके सिंह सर। इन्होंने हमेशा फाइल लेके घूमते रहा, तो मेरे को लगा ये बंदा जो है बहुत काम का आदमी है, इसके साथ रहेंगे तो मेरा जीवन में कुछ भला हो सकता है। मैं वहां से सर से मिला, मैं बोला सर बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, मेरे को आप ज्वाइनिंग करा देना, मैं काम करूंगा, मैं सीआरपीएफ में हूँ, बस यही बात बोल के मैंने वहां से दूर हो गया। और बाकी मैं इनडायरेक्टली मीटिंग, जो भी धरना वगैरह होता था, मैं वहां के बैठ के मैं इस बिजनेस को करने लगा। मैं एक एक लोगों को समर्पण देखा। मैंने तो लोगों को गर्लफ्रेंड की नाम छाती पे लिखते हुए देखा, हाथ पे लिखते हुए देखा, लेकिन किसी कंपनी का नाम लोगों की सर पे लिखते हुए मैंने पहले बार देखा कि लोग तो, है ना, प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ इतना दिल से प्यार करते हैं। तो मैं ऐसा चीज सब जहन में डाला कि चलो आप जो भी मेरा लाइफ है, मैं इस बिजनेस को ऐसे ही करते रहूंगा। फिर मैंने जब भी टाइम मिला मीटिंग सेमिनार करते रहा, लेकिन इस दौरान मेरा पोस्टिंग हो गया अरुणाचल में, क्योंकि अगरतला में आए, वहां से फिर मेरा पोस्टिंग हो गया अरुणाचल में। और वहां पर बहुत बैकवर्ड था, मैंने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था, मतलब जस्ट दो चार लोगों को ज्वाइनिंग करा पाया था, फुल मूड में आया था। तो मेरा फिर पोस्टिंग हो गया अरुणाचल, जहां पर गाड़ी आने और जाने में इतनी मुश्किल था, और पीयूसी से लगभग 250 किलोमीटर दूर में मेरा पोस्टिंग था। वहां से मैं एक, अगर बात करें, पान की दुकान में आरसीएम की पोस्टर लगा के 2 कार्टून प्रोडक्ट मांगा के मैंने खुनसा से बिजनेस को स्टार्ट किया था। 300 से काफी दूर है, और मेरे ख्याल से 1 कार्टून सामान मंगाने से 100 रुपया किराया लगता था, और 2 रुपया में, सॉरी, 1 कार्टून सामान मंगाने में 500 रुपया किराया लगता था, 2 कार्टून सामान में 1000 रुपया किराया लगता था। वहां से जो भी हो, मैंने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट से काम स्टार्ट किए, और काम करते करते मैंने आगे बढ़ा। फिर मैंने सेमिनार देने लगा, मीटिंग होने लगा, जैसे भी हो। रॉयल्टी की पिन आया, जैसे जैसे रॉयल्टी का पिन आया, लोगों ने सम्मान देने लगा, प्यार करने लगा। तो मैंने बोला ये कैसा बिजनेस है जहां पर नौकरी किया था सिर्फ परिवार के अलावा कोई जानता नहीं, और यहाँ पर, हाँ, रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल होने के बाद पूरे इंडिया का लोग पहचानने लगा, सम्मान देने लगा। तो और बड़े बड़े लीडरों से मिलने का मौका मिला, तो मैंने ये सब चीजों को और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैंने एक्सेप्ट किया, और आगे बढ़ते रहे। हिंदुस्तान की जहां भी डिस्ट्रीब्यूटर बुलाते थे, उनसे मिलने चला जाता था। और सबसे मजे की बात, जब मीटिंग होता था उस दिन पता नहीं मेरा मन में ऐसा आग लगता था, जिस तरह से किसी लड़की से प्यार होता है, उसकी बाप भी रुकता है ना, उसको दुश्मन जैसा नजर आता था, है ना। मेरा जो फर्स्ट प्यार हुआ था, जो मेरा बाप ने बोला तू जा कहाँ रहा है, तो मैं जो उनकी साथ लौट के जवाब दे, वो जिंदगी में दोबारा मेरे को रुका नहीं। और ये जुनून मैंने बीसी सर से भी सुनता था, जब सर की मैडम का नाम लेते थे कि मेरा इंदिरा से जो प्यार हुआ, तो मैं दुनिया को अलग करके उनको देखते रहा। तो मेरा भी आरसीएम की मीटिंग से ऐसा प्यार होने लगा। मेरे को मीटिंग के दिन अगर कोई भी बहाना आता था, चाहे शादी हो, पार्टी हो, मेरा बीवी भी अगर रुके, मेरा 2 ऑप्शन होता था, या तो उसको ले जाओ या तो उसको मत बताओ। तो ऐसे करते करते कोई भी मीटिंग होता था, मेरे ख्याल से 200 से 300 किलोमीटर मीटिंग होता था, सीआरपीएफ से भी और अपने लोगों से भी। कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी बहाना बनाना पड़े, मैं तो ऐसा भी एक बार बोले कि मेरा दिल्ली में जब मेरा पोस्टिंग था, मैंने वहां बोला कि सर मेरा पत्नी सीरियस है, हॉस्पिटल में मर जाएगी बेचारी, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को जाना है किसी भी हालत में। वहां से मैंने संगम बिहार में चला गया था मीटिंग देखने के लिए। वहां पर सुरेंद्र भट्ट सर का मीटिंग था और बीसी सर का ज्वाइंट मीटिंग था वहां पे।
मैं कैसे कैसे एक एक मीटिंग सुनता था, क्योंकि मेरे को लीडर ने इतने इंकरेज करते थे कि ये लीडर का मीटिंग सुनोगी तो आग लग जाएगा, ये मीटिंग सुनोगी तो आप ये हो जाएगा। तो बस मेरे को बोला कि 10 लीडर का नाम लिख लो और लगातार सुनते रहो। तो उसमें 10 टॉप लीडर का नाम लिखा, और जब भी नया लीडर का वो 10 में से नंबर आता था, तो मैं सोचता था कि मेरा करियर की कामयाबी को, और मेरे को और 3 लीडर बाकी है, 2 लीडर बाकी है, और मैं 6 लीडर का मीटिंग सुनते-सुनते मैं टेक्निकल भी बन चुका था। तो इस तरह से जुनून के साथ में मीटिंग को ज्यादा एक्सेप्ट किया, और फिर धीरे-धीरे मैं हिंदुस्तान में अलग-अलग जगह पे मीटिंग किए। और मेरे ख्याल से जब मैं एमराल्ड बने तो लोगों ने मेरा ऑटोग्राफ भी लेने लगा, सेल्फी भी लेने लगा। मैंने छत्तीसगढ़ अलग-अलग जगह पे भी मीटिंग देने लगा। पता नहीं लोग मेरे को क्यों बुलाते थे, मैं तो बोलता था मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं। लेकिन बस मैं जो भी मेरा मन में आता था बिजनेस को लेके, मैंने वो एक्सेप्ट किया, और मैं लगातार लोगों को बताते गया। और फिर मेरी को ने भी माध्यम से मेरे को वहाँ पर पिलर अवार्ड भी मिले। जो भी छोटे-छोटे चीज़ हमने इसको अवार्ड की तरह पर नहीं, एक जीवन की बदलाव की तरह मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं बात करता हूँ छोटा-सा इनकम की, क्योंकि टाइम भी खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं जब गवर्नमेंट की 3000 की सैलरी से लेके हाईएस्ट इनकम, आप देख रहे हैं मेरा पे आउट है, ये सीआरपीएफ का सैलरी। हाँ, मेरा 79 तक 1000 तक मेरा पे आउट हुआ था। लेकिन नौकरी खराब नहीं है। मैं आपको सबको एक ही बात बोल सकता हूँ, नौकरी तब तक ठीक था जब तक ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आरसीएम जो भी बिजनेस मार्केट पे नहीं था। लेकिन जब आप बाइक चला रहे, कोई कार का ऑफर दे रहा है, और कार चला रहे कोई फ्लाइट का ऑफर दे रहा है, अगर वो नहीं ले रहा है, मेरे ख्याल से वो बेवकूफी है। आपकी आज की जमाना में जो कॉन्सेप्ट हमारा साथ में, उसके सामने नौकरी कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से नौकरी में ऐसे भी अभी हमारा जरूरत नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान से लड़ाई करेगा, कोई मालिक मियां को नहीं बुलाएगा, वो अग्नि मिसाइल की ही काम है। तो हमारा वहां से ऐसे भी काम खत्म था। तो जरूरत, पीसी सर ने पहले बोला जिस प्रॉब्लम उठाओ और प्रॉब्लम में काम करो। तो हमने देखा कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बेरोजगारी और बीमारी का। और बेरोजगारी और बीमारी की एक मुद्दा बना के हमने सोचा कि चलो आ, अच्छा काम होगा जब लोगों की बीमारी दूर कर सकते हैं, और आरसीएम के प्रोडक्ट इस रूप पे काम भी करता है, ये आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो मैंने इस चीजों पे जब काम किया, तो मेरा देखिए आरसीएम से 2015 और 16 का पे आउट है, ये नया नहीं है। 15 और 16 17 की पे आउट है, जो लगभग 1,40,000 से लेके 2,25,000 तक का पे आउट मैंने एमराल्ड लेवल पे उस टाइम उठाए थे। सॉरी, स्टार पाल से लेके एमराल्ड लेवल तक। तो आरसीएम का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा खतरनाक है। अगर वो आपने कर लिया तो लेवल मायने नहीं रखता है। आप दोनों लेग को पकड़ के जिस साइड से आपका बिजनेस का कैलकुलेशन बढ़िया बनता है। जब पावर लेग में, क्योंकि आपको पता है रॉयल्टी के बाद पावर लेग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3.5 लाख के बाद, उस टाइम अपना पावर लेग को पकड़ लो, और बीकर लेग को सपोर्ट लेके आप पैसे बनाते जाओ और साथ में आपका बिजनेस बढ़ाते जाओ। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन को भी बढ़िया समझा, और फिर मैंने पे आउट भी अच्छा उठाया। और जब मैंने एमराल्ड बने, स्टार एमराल्ड बने सॉरी, तो मेरा जो हाईएस्ट पे आउट था 3,44,000 का। आप मजे की बात बताओ, उस टाइम में ऐसी जगह पे कश्मीर में ड्यूटी था। हाँ, 10,000 से ज्यादा आधार बैंक में उठा नहीं सकता था। मैंने इस पैसा को उठाने में मेरे को 30 दिन लगा, क्योंकि हर दिन 10,000 निकालता था। 30 दिन में 10,000 करके 3 लाख रुपया निकाले। फिर भी 44,000 रुपये बाद गया। फिर अगले महीना फिर 2,77,000 एंट्री हो गया। तो मैंने बोला यार ये बिजनेस तो ऐसा है कि जीवन में कभी किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने फिर स्टार एमराल्ड पिन में अभी मैं आ, उतार चढ़ाव है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अभी रूबी की तैयारी है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीना में एक बड़े अचीवमेंट के साथ मैं आएंगे। और आज की मीटिंग में सर ने जो मेरे को मौका दिया, तो मैं भी चाहेंगे कभी ऐसा मौका मिले, मैं इस स्टोरी से अगले स्टोरी बताने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करूं। और मैं इस तरह से एक छोटे से घर से बिजनेस स्टार्ट किया था। ये मेरा घर था, 2013 तक मैं इसी घर में रहता था। नौकरी से पहले पिताजी का ही बनाया हुआ था। अगर मैं नौकरी करते रहता तो मेरे ख्याल से इसको बस ईटा में बदल देता, मिट्टी को, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैं इसी मौका से मैंने आरसीएम स्टार्ट किया। और मेरे ख्याल से सिर्फ 4 साल में मैंने पहला बाइक खरीदा आरसीएम की इनकम से, क्योंकि हम लोग सीआरपीएफ में सैलरी में जब आए थे उस टाइम इतना शरीफ थे, शरीफ भी बोल सकते, ईमानदार भी बोल सकता। हम एटीएम भी घर पे दे देता था, पापा उठाते थे पैसा, हमको खर्चा के लिए देते थे। तो बाइक तो दूर की बात है, हम अपने एक मोबाइल तक भी लेने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन फिर 2013 में हमने, क्योंकि लाभ मेरी शादी किया, तो वह तो वो भी नसीब में नहीं हुआ। आमतौर पर नौकरी वाले एक उम्मीद करते हैं
कि शादी में एक बाइक मिल जाएगा, तो लाभ मेरिस में तो दूर-दूर भी ये मिलता नहीं था। तो फिर हमने आरसीएम से पहले इनकम रॉयल्टी से एक पल्सर बाइक खरीदा था, वो भी सेकंड हैंड में। लेकिन आरसीएम की वजह से लगभग लास्ट 7 इयर्स में 7 बाइक चेंज किए, अलग-अलग स्टेट में पोस्टिंग हुआ तो वहाँ नया लेना पड़ा। फिर मैंने एक गाड़ी लिया 2015 में जब टेक्निकल आए थे। फिर मैंने मोकान का काम भी स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं मोकान का कुछ अंदर की फोटोग्राफ्स। और क्योंकि जब पीके सिंह मेरे घर आए थे तो यह होटल नहीं था, उनको जंगल में हम टॉयलेट के लिए भेजे थे, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो पीके सिंह ने बोला, यार मानिक मेरे को होटल में ले जाओ। तो मैं बोला, सर यह होटल बनेगा नहीं बनेगा इतना तो गारंटी नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर एक अच्छा रूम वाला मकान मैंने जरूर बनाऊंगा। तो यही कमिटमेंट में लेके मैंने एक सपने लिया कि अपने अपलाइन के लिए, लोग तो सपने देखते हैं ना कि मकान बनाना, घर बनाना, मैंने सिर्फ ये लिया कि मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है, मुझे गाइड कर रहा है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। मेरे को एक रूम जरूर बनाना है मेरे अपलाइन के लिए, ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। सपने तो परिवार के भी था, और आपकी दुआ और आशीर्वाद की बात मैंने फिर बाद में ये मकान कंप्लीट किया। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, लगभग ये 24 रूम का मकान है, और मैंने अपने गाँव में ही बनाया। और ये मकान आज जो गांव में जो लोग मेरा मजाक उड़ाए थे, आरसीएम के ऊपर हंसे थे, और जब ये मकान मैंने आज कंप्लीट किए, जब जब लोग यहाँ से गुजरता है तो लोग मुड़ के देखते हैं। ये कोई मौका नहीं है, एक आप बोल सकते हैं बंगला की तरह मैंने इसको बनाया है। इसमें 24 रूम है और मजे की बात रहने वाला कोई है ही नहीं। और लोग बोलते हैं आरसीएम क्या देता है, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता है, ऊपर से नीचे तक देख लो, यही आरसीएम ने मुझे दिया। आपको देखने में फोटो जैसा लग रहा है, लेकिन रियल में मेरा फेसबुक में एक एक रूम का एक एक जगह का फोटो मेरा डाला हुआ है। और ऊपर का रंग बाकी था, तो बाकी का अभी लास्ट, अभी पिछले 15 दिन से पेंटिंग चल रहा है, जो बाहर का पेंटिंग था वो कंप्लीट होने के बाद आपको एक शानदार घर मिलेगा फोटोग्राफ में। और ये पेंट चल रहा है अभी, आरसीएम की रंग से मैंने रंगना शुरू कर दिया, बाकी अंदर का काम ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका था। ये मेरे को आरसीएम ने दिया है, तो मेरे ख्याल से आगे क्या देगा हम उम्मीद नहीं कर सकते है। इस बिजनेस में समंदर है, और समंदर में कितना भी आप ले लो वो कम ही है। और हम लोग को जो भी बात बताते हैं उसमें हमको अमल करना चाहिए, क्योंकि दौलत तो विरासत से मिल सकता है, नाम कमाने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ता है। मैंने जो भी इस बिजनेस में सीखने मौका मिला सीखने का, मैंने सीखा। और मेरा एक छोटा सा परिवार है, ये मेरा वाइफ है, और ये मेरा बेटी और ये मेरा बेटा है, छोटा सा एक परिवार है। और मेरा मम्मी पापा साथ में रहते हैं, हम लोग इतना सिंपल परिवार है। लेकिन आप देख रहे होंगे आरसीएम ने इससे ज्यादा हमको दे रहा है जितना हमको जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा हमको गाइडेंस मिल रहा है, जो हमको आगे बढ़ने की मौका मिल रहा है ना। आज कई लोग बोलता है, मैं किसी को पूछता हो, जैसे मान लीजिए बच्चा बेटे बाप को पूछते हैं, पापा आप इतना परेशान क्यों, बोलते खर्चा करके। और मेरा बेटी हमेशा मेरे को बोलते, पापा आप इतना मुस्कुराते क्यों, मैं बोलते खर्चा करके। तो बोलती कौन सा खर्चा है कि कोई रोते हैं और कोई आगे बढ़ते रहता है। तो आने वाला जनरेशन को समझाना नहीं पड़ेगा खर्चा कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया बहुत चेंज होगा। आरसीएम जैसा बिजनेस कितना आगे जा चुका है। मेरे ख्याल से मीटिंग मेरा यही तक था, और सर ने मौका दिया। आप लास्ट में जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए, मेरा जो दोस्त था जिन्होंने मेरे को आरसीएम दिया था, वो फिर से मेरे साथ परसों से काम स्टार्ट कर दिया। अभी हम दोनों ने जस्ट शिलचर की स्टोर से, उस दिन मेरे को सर ने फोन किया था, मानिक थोड़ा मीटिंग में आ सकते हैं। मैं उस दिन मेरे तो मन कर रहा था उसी दिन बोल दो कि सर उसी दिन में आ जाओ, इतना मैं एक्साइटमेंट था। लेकिन मैं शिलचर था, और मजे की बात था वही दोस्त जिसने मेरे को आरसीएम दिया फिर से काम स्टार्ट किया इतने साल बाद। मैंने उनको बोला, मैं आपके ऊपर कर्ज हूँ, क्योंकि आपने मेरे को आरसीएम दिया। बोले मैं आरसीएम में इस लेवल पे पहुंचा, लेकिन आपको आरसीएम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सीआरपीएफ में नौकरी आपका भी पूरा हो चुका है। मेरा जो बाकी जीवन है मैं आपके लिए करूंगा। जब मैंने ये बात उनको बोला, ये मेरा साथ घर से निकाल चुका है। और कल भी हमने एक बहुत शानदार मीटिंग, और खुशी की बात है कल हमने इतना शानदार मीटिंग किया, उनका ज्वाइनिंग निकाल गया, और 5-6 हजार का प्रोडक्ट भी लिया, बड़ा जोश में है। और मेरा दोस्त मेरे ख्याल से मीटिंग में भी आज आया है, उन्होंने कभी सुबह का मीटिंग भी नहीं सुना। तो मैंने बोला आज की मीटिंग मेरा नहीं आपका ही है, क्योंकि आपने मेरे को मीटिंग बिजनेस दिया, तो वो मीटिंग में भी है। और मेरे ख्याल से हम कमांडो के रूप में इस बिजनेस को करते हैं। और मैं कमांडो का मतलब है, आपको पता है कमांडो का मतलब है, जब भी मुसीबत आ जाए अपने आप को समर्पण करना, कि कितना भी मुसीबत आ जाए खुद पे दाव पे लगा के वो काम को मंजिल तक पहुंचाना, उसको कमांडो बोलते हैं। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप को पहले फोर्स का कमांडो रहा, अभी मैंने आरसीएम का कमांडो खुद को बनाया हो, इसीलिए
क्योंकि मुझे पता है कि भारत में अगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी और बीमारी। आप इस प्रॉब्लम को हाथ में ले लो, ये बीसी सर का ही स्लोगन है कि दूसरे की प्रॉब्लम को हाथ में लो। और मैंने देखा बेरोजगारी और बीमारी ये दूसरे की प्रॉब्लम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान की प्रॉब्लम समाधान करने के लिए आप उतर जाएंगे, तो हम सब मिल के आने वाला समय में खुद को, अगर हम वर्दी नहीं पहन पाए तो क्या बात हो गया, हम बंदूक हाथ में नहीं उठा पाए तो क्या बात है, हमारा अंदर तो वो जुनून है, जोश है कि वर्दी से ज्यादा, इस बंदूक से ज्यादा जो खतरनाक बीमारी देश में घूम रहा है, वो बीमारी को दूर करके आने वाला समय में इस महाक्रांति की, इस संघर्ष के इतिहास में एक बड़े रूप में बिना वर्दी का कमांडो का हम पहचान दिलवा सकते हैं। सब लोग मिलके अपने शपथ को, ये वर्दी को कमांडो मत सोचिए, अपने अंदर का जो जोश है, अपने अंदर का जो एक इच्छा है कुछ करने दिखाने का, वो इच्छा को एक कमांडो का नाम दीजिए और आप सब मिलके इस मिशन को एक लगे करिए। मेरे ख्याल से हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जो हमको कभी अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि भीड़ से भले हम अकेले निकालते दोस्त, भीड़ से जब भले हम अकेले निकलते, आगे जाके देखो एक अनजान लोग आपको हाथ पकड़ के उठाते। आज जो बीसी सर मेरे को जानते हैं, मैं उस लायक है क्या? नहीं है ना। मैं अपने रिश्तेदार के बीच में जान पहचान रहने वाला व्यक्ति आज हिंदुस्तान में एक कंपनी का व्यक्ति मुझे पहचानने लगा, एक कंपनी का मालिक मुझे जानने लगा। इससे बड़ी बात क्या होता है? मेरे ख्याल से ये हाथ जो आरसीएम के रूप में आप अपलाइन से डाउन लाइन से हमने पकड़ा है, कितना भी मुसीबत आ जाए हम इसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो आएगा, टूक झुक तो होगा, ये तो बाहर की दुनिया में और ज्यादा भी होते हैं। मेरे ख्याल से यही प्यार के साथ अगर हम लगातार काम करेंगे तो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। मेरा कोई स्टोरी तो इतना खास नहीं है, लेकिन मेरे को आरसीएम से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और मैं सुबह शाम दिन भर आरसीएम के लिए भागते रहता हूँ। और जब भी मेरे को कोई पूछता है सर एक मीटिंग के लिए आ सकता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं सिर्फ आरसीएम करता हूँ। रात को 12 से लेके सुबह 12 बजे तक कभी भी मेरे को आरसीएम के लिए ही कॉल करो, अदरवाइज मेरे पास कोई और काम है नहीं। तो मेरे ख्याल से आज भी मैंने आरसीएम के लिए, कल भी मैंने आरसीएम के लिए, सर अगर इस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर करने के लिए। और आप सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, और इसीलिए मैं सबको, खास करके बीसी सर को, जो भी लीडर मेरे को समय देके सुना, उनको दिल से सैल्यूट। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।